बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने MGT 401 के मॉड्यूल नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज कवर अप करना है। ठीक है, 44 टॉपिक 44 तक हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज 45 से ऑनवर्ड आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट कर लें। आज कह लें कि हम थोड़ी सी चीज एक स्टेप आगे चलने लगे हैं। आज हमने जो बात स्टार्ट करनी है वो हमारी है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस का सोर्स क्या होता है कैपिटल के अंदर। इसको थोड़ा सा जरा डिफरेंट वे में समझते हैं। देखिए जी, कंपनी का जो कैपिटल होता है ये दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है। एक होता है जी डेट, एक को कहते हैं इक्विटी। ये सरमाया हो गया और ये कर्ज हो गया। अब जो कर्ज है हमारा, ये अगर हमें हासिल करना है तो या तो हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे या हम डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू करेंगे। अब डिबेंचर या बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए जी, किसी बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से कहूंगा मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, 5 करोड़ का लोन चाहिए, 2 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक से मैं लोन लूंगा और वापस आ जाऊंगा। अब बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एक अरब की है, यानी कि 100 करोड़। अब जिस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है उससे लोन भी 2-4 करोड़ नहीं, 10-10, 20-20 करोड़ चाहिए होता है। समटाइम बैंक से वो लोन नहीं मिलता। कंपनी क्या करती है, वैसे भी बैंक से होता है लोन एक्सपेंसिव मिल रहा हो, कंपनी क्या करती है, कंपनी मार्केट में चली जाती है। कंपनी पब्लिक को इंट्रोड्यूस करती है, अनाउंस करती है जी हमें लोन दें। अब कोई बंदा कहता है मेरे से 1000 रुपये ले लें, कोई कहता है मेरे से 10,000 ले लें, कोई कहता है मेरे से 5 लाख ले लें, कोई कहता है जनाब मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूं। अब बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये राइज होती है कि किस बंदे का क्या हिसाब रखें। तो कंपनी इस हिसाब में नहीं पड़ती। कंपनी कहती है जी हम जितना आप लोन देंगे उसके बदले में हमसे आप बॉन्ड्स ले लें जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 1,000 रुपीज होगी। 1,000 का एक बॉन्ड है, जितने मर्जी हमसे आके खरीदें। आप वो बॉन्ड्स खरीदेंगे, आपके पास बॉन्ड्स एज ए प्रूव आ गए कि आपने लोन दिया हुआ है कंपनी। और वो बॉन्ड्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोडक्ट है। आप उसे सेल कर सकते हैं कहाँ जाके? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इक्विटी की शक्ल में आ जाए तो इक्विटी एक तो आपकी सिंपल इक्विटी हो गई जिसे शेयर कैपिटल कहते हैं। दूसरा आपके रिजर्व्स, ये भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आपका प्रीमियम, शेयर प्रीमियम हो, डिबेंचर प्रीमियम हो। आप जब शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड जो है वो अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं, यानी कि 1000 का है आप उसे 1100 में सेल कर देते हैं, तो आपका जो 1,000 इजाफी है वो प्रीमियम कहलाता है। ये वो सोर्सेज हैं जो कि आपकी फाइनेंसिंग का बायस बनते हैं। अब इन सोर्सेज में दो चीजें हम और शामिल करते हैं। वो थोड़े कॉन्सेप्ट देख लें, फिर हम उनको इंशाल्लाह उसको हैंडआउट्स में जाकर देखते हैं। एक आता है बोनस और एक आता है राइट। इसको कहते हैं बोनस इशू और राइट इशू। कंपनी ने देना है अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा, और शेयर होल्डर्स जो मुनाफा तकसीम होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन कंपनी नहीं चाहती कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश दे, या कंपनी के पास कैश है ही नहीं। कंपनी कहती है हमसे फ्री ऑफ कास्ट शेयर्स ले लो। वो जो शेयर फ्री में मिलते हैं उन शेयर्स को बोनस कहते हैं। अब इशू ये है कि शेयर्स की वैल्यू तो लाजमी होगी, कंपनी फ्री दे रही है तो वो कंपनी की स्वाबदीद है। उसकी वैल्यू 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अब वैल्यू कहाँ से ली जाती है? वो वैल्यू के लिए हम अमाउंट डिडक्ट करते हैं प्रीमियम में से, हम अमाउंट डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से, हम अमाउंट डिडक्ट करते हैं रिजर्व में से, एंड सो ऑन। इनसे अमाउंट सारी डिडक्ट करके हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल के अंदर। अब वो किस तरह होगा, क्या एंट्रीज क्या होगी, ये सारी बातें हमने
अभी थोड़ी देर बात करनी है। मकसद ये है कि ये बोनस में शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल गए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को मिलते हैं। ठीक है, सारी सी बात है, डिविडेंड उन्हीं को मिलना था, तो डिविडेंड के बदले में उन्हें शेयर्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाए राइट इशू। राइट इशू क्या है कि कंपनी करती है अपना आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिस वक्त शेयर फर्स्ट टाइम इशू किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कंपनी तो अपने शेयर्स पहले इशू कर चुकी है, तो होता क्या है, कंपनी सारे शेयर जो ऑथोराइज कैपिटल है, प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी इस पर बात हुई थी, मैं दोबारा से इस पर थोड़ा सा वो रोशनी डाल दूं। जो ऑथोराइज कैपिटल होता है, ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो MGT 211 में इसको डिटेल में मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो ऑथोराइज हुआ है SCCP की तरफ से, कि आप इतना कैपिटल कंपनी पब्लिक से इकट्ठा कर सकते हैं। वो आपको हुआ कि 10 करोड़, आपने क्या किया, उसे 1 करोड़ शेयर में कन्वर्ट कर दिया, शेयर ऑफ ₹10 कर दिया। आपने फर्स्ट टाइम 50 लाख शेयर इशू किए, तो 50 लाख शेयर का आपने आईपीओ कर दिया। जो रिमेनिंग 50 लाख हैं उनका आईपीओ रहता है। अब उनका आईपीओ दो तरह से होगा, एक तो कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाएगी, प्रॉपरली इन्वेस्टर हायर करेगी, वो इन्वेस्टर्स ढूंढ के देंगे और कंपनी अपने शेयर्स बेच देगी। दूसरा काम कंपनी क्या करती है, कंपनी इस जमेले में नहीं पड़ती। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहती है जी हम राइट इशू करने लगे हैं। राइट इशू क्या है कि हम आपको शेयर इशू करने लगे हैं। आप कहते हैं जी हमें क्या फायदा आपसे शेयर लेने का, हमने को नहीं लेना। तो कंपनी कहती है आप ले लो या किसी को बेच दो, हमें कोई इतराज नहीं है। हम आपको ये ऑफर देंगे कि मार्केट में शेयर ₹50 का है हमारा, फेस वैल्यू उसकी 10 है, मार्केट वैल्यू उसकी 50 है, हम आपको वो ₹35 का दे देंगे। ठीक है, तो जो ₹15 है वो राइट वैल्यू है, ₹15 का आपको फायदा हो रहा है। अब कंपनी वो लंबे चक्रों में एडवर्टाइज करना, मीटिंग अरेंज करना, प्रॉपर आईपीओ करना, अंडरराइटर्स को कमीशन देना, कंपनी सब जमीनों से निकलकर अपने शेयर होल्डर्स को फायदे देती है। कंपनी कहती है सस्ते शेयर ले लो मुझसे, अब इनको आप 50 का बेचो, 45 का बेचो, 40 का बेचो, ये अपने पास रखो, आपकी शर्त। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। कंपनी ने राइट दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि शेयर्स खरीद लो भाई सस्ते। इसकी अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपने अपना घर सेल करना है, तो आप सबसे पहले अपने हमसाये से पूछते हैं या उसे बताते हैं यार मैं घर सेल करने लगा हूं। उसे ना भी कहे तुमने खरीदना है कि नहीं, बस उसे बता देते हैं यार मेरा घर मूड सेल करने का ना मूड बन रहा है। वो लॉफुली जो बंदा सेल कर रहा है ना, वो बाउंड होता है बाय लॉ। हमारा जो लॉ है उसके मतलब बाउंड है कि सबसे पहले हमसाये से पूछेगा घर बेचने के लिए, यार मैंने बेचना है, तुमने लेना है तो ले लो। तो हम क्या करते हैं, हम उससे ये नहीं पूछते, हम उसे कहते हैं यार, बता देते हैं यार को गाहक हुआ तो बताना मैंने घर बेचना है। तो ये इस चीज का इंटीमेशन है कि यार तुमने लेना है तो तुम भी अपनी बात कर लो। तो ये एक राइट दिया जाता है। अब वो राइट उसमें क्या है कि वो शेयर उसको कहा जाता है कि यार मैंने घर 50 लाख का बेचना है, इससे कम मैंने नहीं बेचना। हाँ अगर तुमने खुद लेना है तो मैं 48 लाख का दे दूंगा। ठीक है, तो वो 2 लाख का राइट दे दिया हम साया होने की वजह से। इसी तरह हमने अपने शेयर होल्डर्स को राइट देती है। अब ये कुछ बातें डिटेल में हमने कर ली, अब हेडआउट्स की तरफ आते हैं। हवाई बातें जल्दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया। डेट फाइनेंसिंग में लोन सर्टिफिकेट, ये लोन सर्टिफिकेट बेसिकली बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है, ये बेसिकली सर्टिफिकेट्स है ना, ये लोन लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म लोन किसी बैंक से ले लिया जाता है। शेयर कैपिटल की एंट्री क्या होगी, आप कैश रिसीव करेंगे बीइंग कंपनी, बैंक डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम इशू किए हैं, क्या हुआ कि ₹10 का शेयर था, 10 का ही दिया, 10-10 की एंट्री हो गई। शेयर ₹12 का इशू किया है, तो ये ₹12 यहाँ, सॉरी बैंक में ₹12 आ जाएंगे। शेयर हमेशा अपने फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, बाकी ₹2 शेयर प्रीमियम आ गया। ठीक है जी। अब नीचे एक एंट्री है, वो कहता है जी सैंपल कंपनी लिमिटेड इशू 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 30, यानी कि 130 का एक शेयर बेचा। तो देखें बैंक डेबिट 130,000 थे, शेयर कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट तो 30,000 का शेयर प्रीमियम हो गया। फिर आता है ये लोन सर्टिफिकेट, लोन देना है आपने, सिंपल सी बात, उसी तरह एंट्री है, बैंक डेबिट और लोन सर्टिफिकेट क्रेडिट।
अगर वो डिस्काउंट भी इशू करना है तो बैंक डेबिट डिस्काउंट को कल हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है। और लोन सर्टिफिकेट कैश, अब यहाँ पे क्या होगा देखें जी, अब बेसिकली बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 1000 का बॉन्ड है, ठीक हो गया। अब वो बॉन्ड हम 950 का इशू कर रहे हैं, तो लोन सर्टिफिकेट में 1000 ही आना है, क्योंकि उसमें फेस वैल्यू ही लिखी जानी है। ले हम 950 रहे हैं तो बाकी 50 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ये नीचे आ गई एंट्री, 1000 का एक डिवेंचर था, 100 सॉरी 1000 डिवेंचर थे, 100 का एक, तो 90 1 लाख की अमाउंट बन गई। अब चूंकि डिस्काउंट 10 का देना है तो वो 10,000 काउंट किया, तो बाकी हमें 90,000 बैंक के थ्रू रिसीव हो जाएगा कैश की शक्ल में या बैंक की शक्ल में। हाँ, ये एक थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमने डिबेंचर्स इशू किए 10 रुपीज डिस्काउंट से, फिर भी लोग कहते हैं नहीं जी हमने नहीं खरीदने। हम कहते हैं जब सेल करोगे हम आपसे बाय बैक करेंगे तो उस वक्त 5 रुपए इजाफी दे देंगे, 105 रुपए आपको दे देंगे। अब असल में बेसिकली हमने 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जो 5 रुपए उसी एट द रिडम्पशन ऑफ टाइम पे हमने इजाफी देने हैं, वो भी अभी जो कि हमने कमिटमेंट कर ली है, लिख के दे दिया है, तो अब ये हमारा अभी से डिस्काउंट हो गया। तो उसको डिस्काउंट नहीं किएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिखा जाएगा, ठीक है। कितना लॉस हुआ, 15,000 का। फेस वैल्यू 1 लाख थी, 5,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन कहते हैं कैंसिलेशन, कि जब कैंसिल करने डिबेंचर्स हमने वापस खरीदने हैं और कैंसिल करने के लिए खरीदने हैं, तो लोन जब लोन लिया और जिसको वापस करना है, आपने लोगों से डिबेंचर वापस लेने हैं और उनको पैसे दे देने हैं। और वो पैसे बात हुई 105 रुपए के हिसाब से होगा, तो लाख के डिबेंचर हो गए, 5,000 वो प्रीमियम हो गया। और चूंकि हम 10% डिस्काउंट पे थे तो हम 90,000 हमने रिसीव किया, तो बाकी 15,000 का हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास एक टॉपिक है जी, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। अब अगली बात आ गई बोनस शेयर। अब पिछली जो बात हमने की थी वो हमारी एक तो डिबेंचर्स इशू करने की और एक शेयर कैपिटल इशू करने की, वो बात क्लोज हो गई, ठीक है जी। अब बात करेंगे बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स में मैंने आपको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए जाते हैं, और वो पैसा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व में से उठा के कैपिटल में डाल दिया जाता है। अब देखिए आपका कैपिटल जो है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होते हैं। अब डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता, उसको MGT 101 का मेरा कोर्स मौजूद है प्लेलिस्ट में, उसको निकाल लें और उसमें ये डेबिट क्रेडिट का एक लेक्चर मौजूद है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं डेबिट क्रेडिट समझाने लग गया तो फिर मैं पढ़ा बैठा हूँ, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब देखिए प्रॉफिट मेरा क्रेडिट था, अगर मुझे इसमें कमी करनी है तो ऑब्वियसली इसको डेबिट करना है, तो यही काम यहाँ प्रॉफिट डेबिट हुआ है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। शेयर कैपिटल में 1 लाख का इजाफा हो गया और रिटेन अर्निंग में ये रिटेन प्रॉफिट में 1 लाख की कमी होगी। ओवरऑल आपका कैपिटल चेंज नहीं होगा, सिर्फ अंदर वो यानी कि एक चीज से छिलका उतार के दूसरी चीज पे चढ़ा दिया जाएगा, या एक चीज से कवर उतार के दूसरी पे चढ़ा दिया जाएगा। सैंपल कंपनी लिमिटेड इशू 1,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ ₹100, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए हो गया। 40,000 उन्होंने लिया प्रॉफिट में से और बाकी बैलेंस जनरल रिजर्व में से, तो ये दोनों डेबिट हो गए, 1 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। आगे एक और एंट्री बात करते हैं जी। अब इस बार शेयर प्रीमियम में से भी जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट तीनों में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट ली गई और टोटल अमाउंट 3 लाख की बनती है। अच्छा, ये ऊपर वैल्यूज देखिए, ये एक्चुअल वैल्यूज है। रिजर्व जो हमारे पास 7 लाख के थे, जनरल सॉरी प्रीमियम 7 लाख का था, जनरल रिजर्व 3 लाख के थे, रिटेन प्रॉफिट 4 लाख का था। उसने कहा 10% प्रीमियम लेना है, तो 7 लाख का 70,000 आ गया, 50% जनरल रिजर्व लेना है, 3 लाख का 1.5 लाख आ गया, और 20% रिटेन प्रॉफिट 4 लाख का 80,000 आ गया। तीनों को जमा किया और 3 लाख का शेयर कैपिटल आ गया। आगे आते हैं जी, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू चल रहा है। हाँ जी, बोनस इशू होगा किस तरह से होगा, क्या है कि किसको कितने शेयर मिलेंगे। उन्होंने कहा जिसके पास 5 शेयर है उसको एक में बोनस शेयर मिल जाएगा। बोनस और राइट दोनों का क्राइटेरिया यही होता है, जिसके पास 4 है उसको एक मिल जाएगा, जिसके पास 5 है उसको 2 मिल जाएंगे, जिसके पास 8 है उसको 3 मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से क्राइटेरिया होता है। उसी हिसाब से बोनस की पहले वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और फिर जो हमने डिसाइड किया वो
इसमें से कितने पैसे लेने हैं, वो एंट्री होती है। अब यहाँ पे देखिए उसने एंट्री डबल कर दी है, एक्चुअली एंट्री एक ही है, तो वो ये मेंशन कर रहा है। अब ये अकेली एंट्री ये हमें बता नहीं पा रही कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस एंट्री में खाली एंट्री आपके सामने पेश कर दी है तो आप नहीं बता सकते कि ये किया क्या गया है। वैसे तो सिर्फ बोनस शेयर्स में ये एंट्री होती है, उसके अलावा कभी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हमें क्लैरिफाइड, जिस बंदे को नहीं पता उसको भी बताना है, तो फिर हम एंट्री थोड़ी सी तोल दे देते हैं। हम शेयर प्रीमियम और रिटेन प्रॉफिट को डेबिट करते हैं और ये अमाउंट बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं। अब इस एंट्री की वजह से हमें कंफर्म हो गया कि ये एंट्री बोनस की है और कंपनी बोनस दे रही है। फिर बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट किया और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। बैलेंस शीट में कैसे होगा, जी पहले हमारी 50 लाख का कैपिटल था, 25 लाख का प्रीमियम था और 30 लाख का रिटेन प्रॉफिट था। पोस्ट इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर के बाद हमारा शेयर कैपिटल 60 लाख का हो गया, शेयर प्रीमियम 18 लाख का रह गया 25 की बजाय, और रिटेन प्रॉफिट 30 की बजाय 27 लाख का रह गया। टोटल वैल्यू मैंने आपको बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं आता, अंदर हेरा फेरी होती है बस। अब अगली बात आती है राइट इशू। मैंने राइट का भी आपको बताया, राइट इशू क्या होता है। ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं। जी राइट की वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। एसेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशू, हम सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालते हैं। फिर हमें राइट कितना देना है, ऐड द अमाउंट ऑफ राइट इशू टू बी रिसीव, कितना राइट रिसीव हो रहा है शेयर होल्डर को, या कंपनी कितना राइट दे रही है, और फिर एवरेज प्राइस हम उसकी निकाल लेते हैं। सिनेरियो है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। A company makes a right issue for one share of ₹100 at premium of 10% of every 3 shares held by the member of company। जी कंपनी ने कहा जी 1 शेयर मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी 3 शेयर है, 1 शेयर मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी 3 शेयर है। तो हमारे पास उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 150 रुपीज 150 है। तो 3 को 150 मिलेगा 450 हो गया, 1 शेयर और मिलना है 150 हो गया, टोटल यहाँ पे 560 वो कह रहा है जी। तो इसका मतलब है बाकी जो हमारा है 110, ये देखे ना, 100 एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे 110 आना था, 150 नहीं आना था। यहाँ पे 110 आना है, 110 की शेयर राइट शेयर की वैल्यू ऐड की, टोटल वैल्यू 560 हो गई। हमने इसको 4 पे डिवाइड किया तो अब मार्केट में शेयर 140 का सेल होगा। जिस वक्त राइट इशू होता है उसी वक्त शेयर की प्राइस अकॉर्डिंग टू द राइट कम कर दी जाती है, ताकि लोग राइट लेते ही उसको बेचने ना चले जाए। नेक्स्ट आ जाएगा जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइट शेयर इज सेम एज इशू ऑर्डनरी शेयर। और राइट शेयर की जो ट्रीटमेंट है वो सेम ऑर्डनरी शेयर वाली है कि बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम है। वो यही एंट्री नॉर्मल रूटीन में होती है। नेक्स्ट चलेंगे, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू ऑफ शेयर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखें कि ऑथराइज कैपिटल 50,000 का है, इशूड कैपिटल 30,000 का है। देखिए 50 का था 30 का, अब 100 का शेयर एक है। कंपनी का डिसाइड किया 30,000 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय शेयर होल्डर, 30 शेयर्स है। कंपनी राइट इशू करने लगी है कि जिसके पास 15 शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। कंपनी इसका मतलब टोटल 4,000 शेयर इशू करने लगी है। तो 4,000 शेयर जो हैं वो 100 रुपीज प्लस 30% प्रीमियम पे होंगे, तो 5,20,000 उनकी वैल्यू बनती है। 5 लाख, हाँ, जी। इसका मतलब नीचे वैल्यू गलत लिखी हुई है। ये 4 लाख है, ठीक है जी। 5,20,000, 4 लाख और 1,20,000 आ गया, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट आ जाएगा मूवमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की मूवमेंट क्या होती है। रिटेन प्रॉफिट्स आर द बैलेंस ऑफ accumulated profit on the reporting date that is calculated by adding the profit for the year of previous year। अच्छा ये मूवमेंट नहीं, जरूरत नहीं है इस मूवमेंट की, इसको फारिग करेंगे। मैंने पहले भी, नहीं जरूरत नहीं है। आ गया तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी की बात करें तो उसमें जो चीजें चेंज होंगी,
हम उनकी डिस्कशन करेंगे हर साल क्या कुछ चेंज होगा। ऑथराइज कैपिटल कुछ बिल्कुल नहीं चेंज होगा, पावर वैल्यू नहीं चेंज होगी, इशू पेड अप कैपिटल उसमें चेंज आ सकता है जब हमने नए शेयर इशू किए हों। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है एसओसी, इसके अंदर क्या आ गया, शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन अर्निंग आएंगी, सरप्लस आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, प्रीमियम आएगा। ये चारों पांचों चीजें आप उसमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में लिखेंगे, और जो नेट अमाउंट आएगी उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। जा यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बना रहा है वो कि हमारे पास स्टार्ट में 2 लाख के शेयर थे और बैलेंस 2 लाख है, 40 40, 1.5 लाख का रिटेन प्रॉफिट था, 5 लाख का इस साल प्रॉफिट आया, 6,50,000 हो गया, 85,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था, 55,000 और आया, 1,40,000 हो गया। टोटल वैल्यू हमारे पास 5,55,000, दो वैल्यूज ऐड हुई, तो हमारा जो शेयर कैपिटल था वो 4,75,000 से बढ़ के 10,30,000 हो गया। बस यही स्टेटमेंट चेंजेस ऑन इक्विटी होती है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट में अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ भी सेम एक्टिविटी होगी, अब इसको आप खुद स्टडी करें। तीसरी प्रैक्टिस सेम इशू। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टॉपिक नंबर 56 पे बात करेंगे जी। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जी कौन कौन सी कॉस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज कॉस्ट दो कॉस्ट है ऑब्वियसली। जो सरमाया है कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसे कहेंगे, इसकी कॉस्ट है जी डिविडेंड, और जो डेट है इसकी कॉस्ट जो होती है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। डिविडेंड तो डिसाइड होगा जब प्रॉफिट आएंगे उस हिसाब से, कम देना ज्यादा देना, लेकिन इंटरेस्ट फिक्स होता है, ये हर सूरत पे करना होता है। अब डिविडेंड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ड्यूरिंग हो तो हम उसे इंटरम डिविडेंड कहते हैं, और अगर आफ्टर द पीरियड हो, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो हम उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। दोनों टर्म याद रखिएगा। साल के दौरान डिविडेंड दिया जाए तो इंटरम डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड, और अगर साल के एंड पे दिया जाए तो फाइनल डिविडेंड। एंट्री क्या होती है इंटरम डिविडेंड की, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर डिविडेंड पेएबल टू कैश क्रेडिट, और डिविडेंड को रिटेन प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड की बिल्कुल सेम एंट्री होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सॉरी, फाइनल डिविडेंड कोई अकाउंटिंग एंट्री होती, क्यों, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते हैं। नो अकाउंटिंग एंट्रीज पास फॉर फाइनल डिविडेंड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट द डिविडेंड वाज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिस वक्त रिपोर्टिंग हो रही होती है, अकाउंट्स क्लोज होते हैं, उस वक्त तक अभी डिविडेंड शायद डिक्लेयर नहीं हुआ, और अगर डिक्लेयर हो भी गया तभी पे ऑफ नहीं हुआ। नॉर्मली डिक्लेयर नहीं होता, डिक्लेयर उसके बाद होता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डेट सर्टिफिकेट इज चार्ज अ फिक्स रेट दैट मे बी पेएबल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल के दौरान दो यानी कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे होता है, और नॉर्मली हर 6 महीने बाद होता है। एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट टू कैश डेबिट टू कैश क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। जी अब हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड, डिविडेंड की एंट्री, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, और रिटेन प्रॉफिट डेबिट, डिविडेंड क्रेडिट। ये सेम है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की भी एंट्री हम तीनों पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टॉपिक 58 है, सैंपल कंपनी इशू 10% लोन नोट्स फॉर 4 लाख। जो जी 4 लाख का लोन लिया हुआ फर्स्ट अप्रैल, रिडीमेबल फुल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद रिडीम होने हैं। हमने साल के एंड पे 31 दिसंबर 2024 को अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अब देखिए 1 अप्रैल है, इसका मतलब है अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं, और जो कि लोन जो है ये 6 मंथ्स का होता है, तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और उसके बाद अगले 6 महीने का होगा। 30 सितंबर को, अच्छा उसने 30 सितंबर पूरे 6 महीने कर लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, 4 लाख का 10% लेंगे 40,000 आ जाएगा, उसे 6/12 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये तीसरी एंट्री आनी हो रही है, क्योंकि तीसरी एंट्री उस वक्त होती है जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं, यानी कि 31 दिसंबर को जाकर एंट्री होती है। उस वक्त हमने 3/12 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, अब इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट हुआ है, पे बाद में होना है, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री इंटरेस्ट पेएबल टू कैश की एंट्री नहीं आएगी।
और फिर ये दोनों इंटरेस्ट, एक ये इंटरेस्ट और एक ये इंटरेस्ट, ये दोनों को जमा करके 20,000 10 30,000 हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑफ इनकम। टैक्स ऑन टैक्स प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। करंट टैक्स एक्सपेंस इज टैक्स इफेक्ट ऑफ एंटिटी टैक्सेबल प्रॉफिट। जो हमें इनकम आती है, टैक्सेबल प्रॉफिट आता है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसे टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस। Deferred tax expense arises as tax effect of temporary difference occur during the reporting period। अगर कोई थोड़ा वो टैक्स का डिफरेंस आ जाए तो उसे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आएंगे जी हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्ट टेम्परेरी डिफरेंस, इनको छोड़ दें जी। करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया जी। सैंपल कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख फॉर द एंडिंग 31 December। Depreciation expense 10,000 was charged on SOPL for the year as per International Accounting Standard 16। ये एक वो है एमसीक्यू, जेन में रखिएगा। टैक्स रूल अलाउ फुल अमाउंट ऑफ एसेट 50,000 एज डिडक्टेड एक्सपेंस इन अराइविंग एट द टैक्सेबल प्रॉफिट। इनकम टैक्स रेट इज 34%। टैक्स रूल ये कहते हैं कि आपका जो एसेट है उसमें टैक्स को एडजस्टमेंट आपने करनी है तो वो एक ही साल में कर लें, बार बार ना करते हैं। तो अब इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन माइनस हुई है इसे पहले ऐड बैक करेंगे फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 3 लाख में 10,000 ऐड किया और एक ही साल में चूंकि डेप्रिसिएशन करनी थी 50,000 माइनस कर दिया। हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 2,60,000। इसका 30% लेंगे 78,000 आ जाएगा। लेकिन ये 78,000 माइनस कहाँ किस में से होगा? ये बेसिकली माइनस होगा इस अमाउंट में से। अब ये हमारी इंटरनल एडजस्टमेंट है, हम इसे उसमें प्रॉफिट लॉस को शो ही ना करेंगे। ओके जी, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आया। अब छोड़ थोड़ा मैं बता चुका हूं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।